चलिए आ जाइए। पीडीएफ पूरा दे दीजिए। नहीं, पूरा नहीं मिलेगा, चैप्टर वाइज पढ़ाते जाएंगे, चैप्टर वाइज मिलेगा। ठीक है, चैप्टर वाइज पढ़ाते जा रहे हैं, पीडीएफ चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव का मिलेगा। ठीक है, आप कितना भी प्लीज प्लीज कीजिएगा तो प्लीज से कुछ नहीं होने वाला है, समझ गए। चैप्टर वाइज ही मिलेगा, जो है जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। अब आपके लिए स्पेशल रूल रेगुलेशन तो नहीं ना बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है, तो इसलिए चैप्टर वाइज है, चैप्टर वाइज मिलेगा। मेडेवल खत्म होगा तब मॉडर्न आएगा, इतना कॉमन सेंस ना है। मेडेवल का क्लास कर रहे हैं तो मेडेवल खत्म होगा तभी ना आएगा कि अब ये तुरंत शुरू कर दे। ठीक है, मेडेवल खत्म होगा उसके बाद आएगा। अब सबसे ज्यादा आराम तो सोने में होता है। ठीक है, सहूलियत खोजिएगा तो थोड़े पढ़ पाइएगा, नहीं पढ़ पाइएगा। पढ़ने में सहूलियत मत खोजिए कि फलना कर दीजिएगा तो सहूलियत होगा, चिल्ला कर दीजिएगा तो सहूलियत होगा, तो ये सब जो है मत खोजिए सहूलियत। सहूलियत खोजना है तो सबसे ज़्यादा सहूलियत सोने में है। मज़ा से जाइए, सोइए। प्यार से ही तो बात कर रहे हैं, अब कैसे बात करें। चलिए अब हटा दीजिए यहां से, हटा दीजिए। आ जाइए। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की अगर हम लोग बात करें तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में दूसरा चैप्टर समाप्त हो चुका है, और जो दूसरा चैप्टर था वह था मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। खत्म कर दिए थे, और हमको लगता है आज सुबह 9 बजे, साढ़े नौ बजे, आज सुबह 9:30 बजे दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए थे। और दूसरी बात, ऑफलाइन वाले विद्यार्थी तो वहां से निकाल लिए होंगे, और हम आपको बता भी दिए थे। ऐसा नहीं है कि हम आपको नहीं बताए थे, पिछले क्लास में कल न बताए थे कि टेलीग्राम पर भेज देंगे, आप अपना निकाल लीजिएगा। और ऑनलाइन भी एप्लीकेशन पर जो है अभी से 15-20 मिनट पहले डाल दिया गया है, तो ऑनलाइन भी जो है आप अपना निकाल सकते हैं। आपका जो क्लास है, आपके क्लास में एक सेक्शन पीडीएफ का होगा, पीडीएफ में जाइएगा तो वहाँ पर जो है आपको मिल जाएगा। तो चैप्टर नंबर 2 जो खत्म हो गया है, हम लोग पढ़ते जा रहे हैं और ऑब्जेक्टिव करते जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 2 खत्म हुआ है, तो कायदे से अब हम लोगों का काम है चैप्टर नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव को देख लेना। कितने ऐसे लोग हैं जो ऑब्जेक्टिव निकाल करके आज नहीं आए हैं? हाथ खड़ा कर लीजिए, हाथ खड़ा कर लीजिए। जो लोग ऑब्जेक्टिव निकाल करके नहीं आए हैं, ईमानदारी से हाथ खड़ा कर लीजिए, ईमानदारी से हाथ खड़ा कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए, ईमानदारी से हाथ खड़ा कीजिए। खड़ा हो जाइए, लड़की में सबसे पहले खड़ा हो जाइए, तो खड़ा हो जाइए। जो ऑब्जेक्टिव नहीं निकाल के लाई, खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। पहले लड़की को पूछ लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ठीक, खड़ा हो जाइए। कल क्लास आए थे ना, बोले थे निकाल के लेकर आने के लिए। है लड़का के लिए बांस लाएंगे, बांस। कल बोले थे लेकर आने के लिए, काहे नहीं निकाल के लाए हैं? आए लिख लिए हैं आप, बैठिए बैठिए। आए कल आए थे क्लास तो आपको पता नहीं चला? कल तो बोले थे ना। आए इन्होंने पता है कहाँ से निकालना है। संस्थान का टेलीग्राम चैनल है, वहीं पर सब पीडीएफ डाला जाता है। ठीक है, हाय हाय क्या
नहीं था। काहे नहीं था? ए ए लड़की ए आए, कल नहीं आए थे, कहाँ गए थे? घर गए थे, कहाँ है घर? है क्या है? काहे नहीं निकल? ऑफिस में नहीं था। सब चीज जरूरी थोड़े है कि ऑफिस से प्राप्त करे। टेलीग्राम चैनल पर काहे के लिए भेजे हैं? ऑफिस में नहीं था, ये सब बहाना है। इतना लोग, इतना लड़की कैसे निकाल के ले आई है? उधर क्या है? क्या है? क्या है जी? है पढ़ने लिखने वाली एक को गुण है। लड़का लोग काहे निकाल के लाए हैं? लाए हैं निकाल करके। जो लड़का नहीं निकाल के लाए, खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। देखेंगे तो अगर पकड़ा गए तो 10 फट्टा मारेंगे। खड़ा हो जाइए। जो नहीं निकाल के लाए, खड़ा हो जाइए। कहाँ है जी? कहाँ है? दूसरा चैप्टर कहाँ है? आप स्वयं थोड़ा सोचिए। खड़ा हो जाइए, पहले खड़ा हो जाइए, जल्दी जल्दी जल्दी। खड़ा हो गए सब आदमी। अब हल्ला बंद कीजिए। मुंह बंद है, मुंह बंद, मुंह बंद। नहीं निकाल के लाए हैं तो आज के क्लास में क्या कीजिएगा? हम मुजरा करेंगे, आप देखिएगा। क्लास काहे के लिए आते हैं? आए तब तो आज वही न होगा जी। कोई जो नोट नहीं निकाल के लाए हैं उसके लिए क्लास का तो कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है उनके लिए क्लास का। और उधर पीछे में जो सब बैठा हुआ है, लगता है सबके पास नोट है। ये है उधर वो पीछे वाला क्लासरूम के विषय में बोल रहे हैं। चलिए हम क्या करेंगे, हम तो अपना तौर तरीका से पढ़ा रहे हैं। बाद बाकी लाइए नहीं लाइए, रोइए हंसिए कानिए, जो करना है कीजिए। मन तो कर रहा है इतना मारे ना कि नहीं मारेंगे। काहे मारेंगे? बैठिए, रिजल्ट उजल्ट नहीं होने वाला है। भरम में मत रहिए आप लोग। जो तौर तरीका से काम नहीं कर रहे हैं वो भरम में जी रहे हैं कि उनका रिजल्ट उजल्ट होने वाला है। भरम में है आप, नहीं होगा। समझ गए? अभी भी तौर तरीका समझिए। मुजरा देखने के लिए क्लास मत आइए। समझ गए? आ जाइए। तो ये तो रिवीजन करवाएं या नहीं करवाएं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। काहे कि आज तो वही सब क्वेश्चन होगा, फिर भी देख लेते हैं। चलिए, ए लड़की खड़ा हो जाइए। आए, शांत रहिए, हल्ला कीजिएगा। ऐसे ही आप लोग शुरुआती दौर में मूड खराब कर दिए हैं। पीडीएफ नहीं लेकर के आए हैं क्वेश्चन आंसर का। हल्ला कीजिएगा, हम नानी याद दिला देंगे अभी तुरंत। चलिए बोलिए, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बोलिए। आए, बैठ जाइए। ए लड़की खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बोलिए। क्वेश्चन पढ़िए, यहां पे क्वेश्चन पढ़िए। कल आप आए थे, कल हम बताए हैं, हम आपको देखे हैं कल। फिरोज शाह गलत है आंसर। खड़ा रहिए। है लड़की, है खड़ा हो जाइए। 11 नंबर का आंसर बोलिए। चलिए, वो बाल वाली, बाल जो खोली हुई है, खड़ा हो जाइए। है, हल्ला नहीं, हल्ला कीजिएगा हम मारेंगे, बहुत मारेंगे हम। अब फिर कहिएगा कि सर हमको न्याय दीजिए।
काहे मारे इतना, न्याय देंगे तुमको हम। है अब कहां से, अब धरफड़ाइए ना है। 15 नंबर का आंसर बोलिए। सहादरा, बैठ जाइए। धर और कौन थी, हाँ खड़ा हो जाइए। कल आए थे ना क्लास आप? हाँ। उन्नीस नंबर का आंसर बोलिए। हाँ बैठ जाइए। ए लड़का खड़ा हो जाइए, खड़ा होइए। 21 नंबर का आंसर बोलिए। 21 नंबर, बैठ जाइए। ए लड़का, ए खड़ा होइए। 22 नंबर का आंसर बोलिए। हाँ 22 नंबर का आंसर बोलिए। 22 नंबर का। हाँ इलाही सिक्का। और खड़ा रहिए। ए लड़का, ए खड़ा होइए। सात नंबर का आंसर बोलिए। बैठ जाइए। चलिए बैठ जाइए, आप लोग भी बैठ जाइए। निर्लज पतिते हो गए हैं तो हम क्या कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। चलिए, जो अच्छे विद्यार्थी हैं, जो पीडीएफ लाए हैं, क्वेश्चन आंसर का अपना अपना निकाल लीजिए। आइए याद करते जाते हैं। जो नहीं लाए वो गंदा विद्यार्थी हैं। उसको हम ऐसा बात अभी बोलने वाले थे, लग जाता, लेकिन नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। अरे आप ही के लिए न बोलते हैं महाराज, इससे हमको क्या फायदा होगा। जो नहीं लाए हम, मुंह देखिएगा मेरा, देखिए मुंह सुंदर नहीं है कि देखने में भी बढ़िया लगेगा। चलिए आइए आइए, क्वेश्चन आंसर करते जाएंगे, याद भी करते जाएंगे, ठीक है। और 78 क्वेश्चन है। 78 क्वेश्चन होने के बाद 78 में से कोई भी क्वेश्चन हम किसी भी विद्यार्थी से उठाकर पूछ सकते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की। नानी याद दिला देंगे। आज आप लोग तारीख ए उल हिंद की रचना की गई अलबरूनी, किसके द्वारा? अलबरूनी, अलबरूनी के द्वारा किया गया है। अलबरूनी के द्वारा किया गया है। जिनके पास नहीं है, संस्थान का टेलीग्राम चैनल खोल लीजिए। टेलीग्राम चैनल है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना। 1,80,000 प्लस मेंबर है। 1,80,000 प्लस मेंबर है। उसमें आप स्क्रॉल कीजिए। आज के सुबह 9:30 बजे जो पीडीएफ भेजे हैं उसको आप खोलिए, ठीक है, उसको आप खोल लीजिए। आज के सुबह 9:30 बजे। आपके पास तो आप लिखिए लिए, आपको खोलने का जरूरत थोड़े है, ठीक है। जिनके पास ना है उनको बोल रहे हैं, ठीक है, ताकि आप देख सके, या अगल बगल से सहारा लीजिए। और कॉपी में जो है आज जाने के बाद अपना पीडीएफ निकाल लीजिएगा। कॉपी में A का B, 2 का C, 3 का D, 4 का B, ऐसे करके आंसर आप अपना बना लीजिए, ठीक है। एक आध गो आंसर जो है एक आध गो आंसर सारा बना लीजिए। एक आध गो क्या, सारा बना लीजिए। 1 का B, 2 का C, 3 का D, ठीक है। आ जाइए। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है चचनामा, अरबों की सिंध विजय की जानकारी का मूल्य स्रोत है। यह ग्रंथ मूलतः किस भाषा में लिखा गया? यह ग्रंथ मूलतः अरबी भाषा में लिखा गया था। कौन भाषा में? अरबी। अरबी भाषा में लिखा गया था। अरबी भाषा में लिखा गया था। दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी ताज उल मासिर नामक ग्रंथ से मिलती है। इसकी रचना किसने की है? ताज उल मासिर के रचयिता हसन निजामी। हसन निजामी, हसन निजामी। चलिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 ग्रंथ, सूची 2 लेखक। किताबुल हिंद अलबरूनी, किताबुल हिंद अलबरूनी। रेहला इब्न बतूता, रेहला।
हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, पादशाह नामा अब्दुल हामिद लाहौरी, यानी 2 1 4 3। डी होगा, होगा, डी होगा। तूतीनामा के रचनाकार कौन है? जिया नक्शबी। तूतीनामा के रचनाकार कौन है? जिया नक्शबी। एक बार फिर से बोल, तूतीनामा के रचयिता, तूतीनामा के रचयिता जिया नक्शबी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 ग्रंथ, सूची 2 लेखक। तारीख फिरोज शाही, जियाउद्दीन बरनी। फुतुहात फिरोज शाह, फिरोज शाह तुगलक। जैनुल अखबार, अबी तबकात नासरी, मिनहाज उस सिराज। 4 1 2 3। सी होगा। एक बार फिर से याद कर लीजिए। तारीख फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही, फुतुहात फिरोज शाही, फुतुहात फिरोज शाही, जैनुल अखबार, जैनुल अखबार, तबकात नासरी, तबकात नासरी, मिनहाज उस सिराज। खजायन उल फुतूह किसकी रचना? अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। अब्दुल वाहिद बेलग्रामी, शांत रहिए। हाँ, अब्दुल वहीद बेलग्रामी, हके के हिंदी, हके के हिंदी। नक्शबी कोक शास्त्र, औरंगजेब फतवाए आलमगीर, गुलबदन बेगम हुमायूं नामा। आंसर 1 2 3 और 1 2 3 और 4। बादशाह नामा का लेखक कौन है? अब्दुल हामिद लाहौरी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यही होगा। तारीख मसूदी अल बेहाकी, तारीख मसूदी अल बेहाकी। तारीख शाही अहमद यादगार, अहमद याद। किताबुल यामिनी उत्बी, किताबुल यामिनी उत्बी। फतवाए जहांदारी जियाउद्दीन बरनी। 1 2 3 और 1 2 3 और 4। प्रदुमन्याभ्युदय, प्रदुमन्याभ्युदय नामक नाटक की रचना किसने की है? रवि बर्मन ने। किसने किया है? रवि बर्मन, रवि बर्मन ने किया है, याद रखिएगा। प्रदुमन्याभ्युदय नामक नाटक की रचना किसने किया? प्रदुमन्याभ्युदय नामक नाटक की रचना किसने किया? रवि बर्मन। देखिए आगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। विज्ञानेश्वर, विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना की है। मिताक्षरा, मिताक्षरा। फिर जो है आपको फरीकुल्लाह खां राग दर्पण नामक ग्रंथ की रचना की है। राग दर्पण, राग दर्पण। फरीकुल्लाह खां राग दर्पण नामक ग्रंथ की रचना किया है। मलिक मोहम्मद जैसी पद्मावत, पदावत लिखा हुआ है, यहां पर पद्मावत होना चाहिए, पदावत नहीं बल्कि पद्मावत, पद्मावत। मलिक मोहम्मद जैसी। कलहन राज तरंगनी, कलहन राज तरंगनी। समझिए, 1 सेकंड में याद कर लीजिए। मिताक्षरा के लेखक, मिताक्षरा, राग दर्पण, फरीकुल्लाह खान। राग दर्पण, पद्मावत,
पद्मावत, राजतरंगिणी, यानी 2 4 1 3, 2 4 1 3, यानी आंसर बी। बी न होगा जी, ये कौन बोल रहे हैं? आंख खराब हो गया क्या? आलमगीर नामा नामक ग्रंथ का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? आलमगीर नामा मोहम्मद काजिम सिराजी। मोहम्मद काजिम सिराजी, मोहम्मद काजिम, पूरा नाम लिख लीजिए, सिराजी भी, सिराजी जोड़ लीजिएगा इसमें, ठीक है, मोहम्मद काजिम सिराजी। देखिए क्वेश्चन आंसर में वही ना है जो आप पढ़े हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, समझ गए, और थोड़े कुछ है। हाँ, आगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पुस्तक और लेखक, बादशाह नामा। बादशाह नामा के लेखक अब्दुल हामिद लाहौरी, अब्दुल हामिद लाहौरी। हुमायूं नामा गुलबदन बेग। चार चमन ने चहार चमन, चंद्रभान, चहार चमन, मुंतखाब उत तवारीख, अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल कादिर। और यही न था जो अकबर की धार्मिक नीतियों का विरोध करता था ना, तो 4 3 2 1, आंसर बी होगा, होगा, समझ गए, होगा। 1 सेकंड में याद कर लीजिए तो इसको। बादशाह नामा, बादशाह नामा, हुमायूं नामा, हुमायूं नामा, चहार चमन, चहार चमन, मुंतखाब उत तवारीख। अकबर की धार्मिक नीतियों का आलोचक कौन था? अकबर की धार्मिक नीतियों का आलोचक अब्दुल कादिर। क्लियर। हमीर महाकाव्य की रचना किसने की है? नयन चंद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी। हमीर महाकाव्य की रचना किसने किया है? हमीर महाकाव्य की रचना किसने किया? नयन चंद्र सूरी। देखिए समझिए थोड़ा सा आप। देखिए आपके बैच में हम कभी अनुशासन पे भाषण नहीं दिए, ठीक है, लेकिन टारगेट बैच जो भी शुरू होता है उसमें जो पहला लेक्चर होता है मेरा अनुशासन पर ही होता है। जानते हैं आप किसी भी सफल व्यक्ति का जीवनी उठा करके देख लीजिए। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफल हुआ है तो अपने अनुशासन के कारण सफल हुआ है। उसका सबसे बेहतर उदाहरण है आपके प्रधानमंत्री मोदी जी। बहुत अनुशासित मोदी जी अपने जीवन में रहे हैं, इसलिए आज देश के प्रधानमंत्री जैसे पद पर आसीन हुए हैं। और देखिए बात कल की है, बात एक दिन पहले की भी नहीं है, बात कल की है। कल ही हम आपको सब बात बोल करके भेजे हैं और हम आपको यह भी बात बोले थे कि आप अपने कॉपी में बना कर आइएगा। ये भी बात हम आपको बोले हैं, नहीं बोले हैं? एकदम बोले हैं। तो जो बच्चा पीडीएफ निकाला तक नहीं, क्वेश्चन बनाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। सबसे बड़ा चीज है आप पीडीएफ निकाल भी नहीं किए तो आप क्वेश्चन क्या खाक बनाइएगा। कुछ बच्चा पीडीएफ निकाल के आया है, उसमें से कुछ क्वेश्चन ट्राई भी किया होगा, कॉपी में कुछ ट्राई किया होगा, और अधिकतर छात्र ट्राई नहीं ही किए होंगे। इसलिए क्लास में भले होता है हजारों बच्चा, लेकिन पढ़ने वाला मुश्किल से सैकड़ा होता है। इसलिए रिजल्ट वही मात्र सिर्फ सैकड़ों बच्चों का होता है। अगर टीचर की बातों को 100% बच्चा माने, हजारों बच्चा माने, हजारों बच्चा सफल हो सकता है, लेकिन कभी हजारों बच्चा टीचर की बात को मान ही नहीं सकता है।
और हम जब अनुशासन पर लेक्चर देते हैं तो हम सीधे तौर पर विद्यार्थी को कहते हैं कि अनुशासन का आप देखिए, आप जिस अवस्था में, देखिए अनुशासन अलग अलग कालखंड में और अलग अलग स्थान पर अनुशासन का मतलब अलग अलग होता है। जैसे आप घर पर हैं, अब पापा को गाली दे रहे हैं तो यह भी गैर अनुशासन ही हुआ, अनुशासनहीनता हुआ। अगर आप एक छात्र हैं, आप पटना में हैं, अगर आप एक छात्र हैं, साइकिल वाला कहां गया जी? नहीं आया है? ऐसा तो नहीं, वो गड़बड़े था। चलिए देखिए, अनुशासन खैर उसका काम है, हमारा जो काम है हम अपने तरफ से करेंगे, उसका जो काम है वो अपने तरफ से करे। हमेशा जो है ना, आप देखिए, हमेशा हम अपने जीवन में हमेशा अपने कर्म के ऊपर विश्वास करते हैं। मेरा जो कर्म है, हमको जो लगता है हमको ऐसा करना चाहिए, हम करते हैं, दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप पटना में हैं, आपके ऊपर कोई गार्जियन नहीं है। हम भी पटना में रहे हैं, पटना, दिल्ली, रांची, कोटा, ये 4 शहर में रहकर हम भी पढ़ाई किए। तो एक तो हम सभी लोग मध्यम वर्गीय वर्ग से आते हैं, तो हम लोगों में होता क्या है कि गार्जियन पैसा देते हैं, लेकिन हम लोगों के ऊपर से हम लोगों के ऊपर गार्जियन का संरक्षण नहीं होता है। पटना में आप लॉज में अकेले रहते होंगे, आपके ऊपर कोई गार्जियनशिप नहीं है। आप 9 बजे उठते होंगे, आप दिन में 12 बजे उठते होंगे, आप मोबाइल चलाते होंगे, आप नहीं पढ़ते होंगे, आपको कोई कहने वाला नहीं होगा। तो हम जो एक छात्र के लिए अनुशासन का मतलब समझाते हैं, एक छात्र के लिए अनुशासन का मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, एक छात्र के लिए अनुशासन का मतलब होता है डेली क्लास आना, क्लास का होमवर्क करना, क्लास में टीचर जैसा दिशा निर्देश देता है उन चीजों का पालन करना। आपके लिए अनुशासन का मतलब यह होता है। टेस्ट हो रहा है, टेस्ट में भाग लेना, याद करने के लिए दिया गया है, याद करना। एक छात्र के लिए अनुशासन का मतलब यह होता है। हम कहते हैं आप हमको पैर छू के प्रणाम नहीं कीजिए, आप हमको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं बोलिए। देखिए, हम क्लास में, जैसे टीचर क्लास में आता है तो विद्यार्थी खड़ा हो जाता है, हम इसको बंद करके रखे हैं, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग को बंद करके रखे हैं, क्योंकि इस सब का कोई महत्व नहीं है जीवन में। जबकि कायदे से टीचर के आने पर स्टूडेंट को खड़ा होना चाहिए, यह नैतिकता कहता है। लेकिन हम एकदम कहते हैं आप हमको गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून मत बोलिए, आप खड़ा मत होइए, आप हमको पैर छूकर प्रणाम मत कीजिए, लेकिन आप पढ़िए जरूर। आपके अनुशासन का मतलब क्लास डेली आना, क्लास के चीजों को याद करना, टीचर के दिशा निर्देश का पालन करना, होमवर्क करना, टेस्ट में सम्मिलित होना। आपके अनुशासन का मतलब यह होता है। और अगर आप नहीं अनुशासित होते हैं तो सच यही है, कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे खाली हाथ पटना आए हैं, बोरा बिस्तर समेट करके पटना से वापस जाना पड़ेगा। यही है और कुछ नहीं है। कंपटीशन का स्तर बहुत ऊपर है। 21,391 पोस्ट के लिए बिहार पुलिस का वैकेंसी आया है। फॉर्म कितना गिरा आपको पता है? 25 लाख प्लस फॉर्म गिरा है, 25 लाख प्लस। थोड़ा कंपटीशन का लेवल सोचिए आप, कंपटीशन का लेवल सोचिए। एक सीट पर कितना विद्यार्थी फाइट करेगा, सोचिए आप। थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा सोचने वाला प्राणी है तो सोचिए। एक सीट पर 1000 से भी ज्यादा विद्यार्थी फाइट कर रहा है। एक सीट पर 1000 से ज्यादा विद्यार्थी फाइट कर रहा है। मतलब कम से कम 1000 विद्यार्थी में
आपको पहला रैंक आना चाहिए, और 1000 विद्यार्थी में अगर आप पहला रैंक पर आ रहे हैं तब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। समझे? कंपटीशन का लेवल बहुत हाई हो गया है, और इसमें आप अनुशासनहीनता करते हैं। आप पीडीएफ निकाल के नहीं लाते हैं, आप होमवर्क नहीं करते हैं, आप याद नहीं करते हैं, तो आपको क्या लगता है आपका रिजल्ट हो जाएगा? हम आपको शराब उराब नहीं दे रहे हैं, हम आपको सच्चाई से अवगत करवा रहे हैं। नहीं होगा रिजल्ट। जो अनुशासन में नहीं रहते हैं, मतलब जो क्लास के चीजों को नहीं करते, हमारे दिशा निर्देश को नहीं मानते हैं। आइए अब आगे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इतिहासकार और कृति। खफी खां ने मुंतखाब उत तवारीख लिखा है, नहीं, मुंतखाब उल लुआब लिखा है। क्या है ये? गलत। हसन निजामी ने फुतुह उस सलातिन लिखा है, नहीं, हसन निजामी ने ताज उल मासीर लिखा है, ये भी क्या है? गलत। जियाउद्दीन बर्नी ने फतवाए जहांदारी लिखा है, हाँ, जियाउद्दीन बर्नी ने फतवाए जहांदारी लिखा है। कौन सुमेलित है? केवल 3, यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी। तारीख शेरशाही की रचना किसने की है? तारीख शेरशाही की रचना किया है अब्बास खां शेरबानी। अब्बास खां शेरबानी ने। आगे आ जाइए। आगे आ जाइएगा। मुल्ला दाऊद ने चंदायन नामक साहित्य लिखा है। दामोदर कवि पद्मावती कथा, सोमनाथ राग विबोध, अमीर खुसरो आशिका। 1 3 4 2, आंसर बी। आंसर बी हो जाएगा। इसको याद कर लीजिए, तो इन्हें बताए हैं, ठीक है। चंदायन नामक साहित्य किसने लिखा? चंदायन। आशिका, 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 पद्मावती कथा, पद्मावती कथा, राग विबोध, राग विबोध, सोमनाथ। तुजू के बाबरी में बाबर ने किस मुस्लिम राज्य की चर्चा नहीं की? विजयनगर। विजयनगर। विजयनगर में मुस्लिम राज था? नहीं, विजयनगर में हिंदू राज था, हिंदुओं का शासन था। आंसर क्या हो जाएगा? विजयनगर। विजयनगर, याद रखिएगा, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो तुजू के बाबरी में बाबर ने किस मुस्लिम राज की चर्चा नहीं की? विजयनगर में मुस्लिम राज था या हिंदू राज? हिंदू राज था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया? हरिहर और बुक्का ने। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तारीख रसीदी मिर्जा हैदर दुगलात, तारीख फरिश्ता मोहम्मद कासिम फरिश्ता, तबकात अकबरी ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद, तुजू के जहांगीरी जहांगीर। 1 2 3 और 4, आंसर डी। डी, आंसर डी। नेक्स्ट, अकबरनामा की रचना किसने किया? अबुल फजल ने। मुंतखाब उल लुआब खफी खां, कौन? मासिर आलमगीरी। आए, मासिर आलमगीरी, साकिब मुस्तेद खां। फुतुहात आलमगीरी, ईश्वरदास नागर। नुस्खाए दिलखुशा, भीम। क्या होगा? सी होगा। भारत की जलवायु, रहन सहन, कृषि इत्यादि का वर्णन नूह सिपहर नामक ग्रंथ में यह किसकी कृति है? नूह सिपहर नहीं बताए? एकदम बताए। खाजायन उल फुतूह नूह सिपहर नहीं बताए? अरे अमीर खुसरो की रचना है नूह सिपहर। अमीर खुसरो किसकी रचना है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो।
गोडवाहो के रचयिता वाकपति, रामचरित संध्याकर नंदी, तुगलकनामा अमीर खुसरो, बल्लाल चरित आनंद भट्ट, बल्लाल चरित आनंद भट्ट, आनंद भट्ट। 4 3 2 1, 4 3 2 1, आंसर बी। क्या हो जाएगा? बी। 4 3 2 1, हाँ सही है, बी। 1 सेकंड में बता दीजिए। गोडवाहो किसकी गोडवाहो के रचयिता, गोडवाहो के रचयिता रामचरित, रामचरित, तुगलकनामा, तुगलकनामा, बल्लाल चरित, बल्लाल चरित। आगे, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित है? यात्री और देश। मार्को पोलो कहां का रन? इटली का है ना जी, इटली। इब्न बतूता कहां का? अफ्रीका के मोरक्को, अफ्रीका के मोरक्को। निकितिन रूस का ना है जी, निकितिन रूस। सैदी अली रईस तुर्की, हाँ तुर्की का है। कौन कौन सही सुमेलित? 1 2 3 और 4, यानी सभी। इब्न बतूता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब कौन सा कथन गलत है? गलत है। उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की कला एवं साहित्य के एक दयाशील संरक्षक के रूप में ख्याति से आकर्षित होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। हाँ। वह मुल्तान और कच्छ के रास्ते दिल्ली पहुंचा। हाँ। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। हाँ। श्रीलंका में भी उसे काजी का पद प्रदान किया गया। नहीं, गलत है। दिल्ली का काजी था, उस श्रीलंका का काजी नहीं था। और काजी का मतलब क्या होता है जानते हैं? मध्यकाल में काजी का मतलब होता है न्यायाधीश, न्यायाधीश। आंसर डी। अब्दुल रज्जाक कहां का था? फारस यानी ईरान। निकोलो कांटी कहां का था? इटली, इटली। डोमिंग पायस पुर्तगाल, नुनीज पुर्तगाल। 3-2। अच्छा सुनिए ना, ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग मार लीजिए। 3 2 1 4, आंसर ए। नेक्स्ट, कुतुब मीनार को 4 मंजिला बनाने का श्रेय किसे जाता है? यानी इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करने का श्रेय किसे जाता है? इल्तुत। अगर यहीं पर रहता कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी है, तब क्या हो जाता? कुतुबुद्दीन ऐबक। राजस्थान के बयाना में उखा मस्जिद, उड़बा न है, उखा है, उखा। इसको सही कर लीजिएगा, उड़बा लिख दिया है, उखा, उखा, उखा। राजस्थान के बयाना में उखा मस्जिद बनवाया गया था। राजस्थान के बयाना में उखा मस्जिद जो है मुबारक शाह खिलजी के द्वारा बनाया गया था। मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, खिलजी वंश का शासक था। ये समझिए, खिलजी वंश का शासक था। और इसके विषय में जब आप पढ़िएगा ना, पता चलेगा ये जो है स्त्री का वस्त्र पहन करके अपने दरबार में आता था। और कभी कभी इसका दिमाग खसकता था ना, दिमाग खिसकता था तो नंगा होकर अपने दरबार में दौड़ता था। समझ गए? एकदम पगला शासक था, समझे? आगे, भारत में मुस्लिम शासन व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना मोहम्मद गौरी ने किया है। और मोहम्मद गौरी एक तुर्की मुसलमान था। अर्थात भारत में मुस्लिम शासन व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक तुर्कों को माना जाता है। किसे माना जाता है? तुर्कों को, तुर्कों को माना जाता है। नेक्स्ट, मार्को पोलो की भारत यात्रा
1271 ईस्वी में यूरोप में किस कारण से अत्यधिक ख्याति प्राप्त की? उसके द्वारा भारत के लिए सुरक्षित मार्ग की खोज करने के लिए नहीं। भारत के लिए सुरक्षित मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किया था, मार्को पोलो ने नहीं। गलत है ये। उसके द्वारा भारत के अनेक राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए नहीं। उसके पूर्वी देशों में व्यापारिक, धार्मिक और सामाजिक अवस्थाओं के विवरण के लिए हाँ, आंसर यही होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, मार्को पोलो भारत की जो यात्रा किया, उसके बाद उन्होंने जो अपना यात्रा वृत्तांत लिखा, अपने यात्रा वृत्तांत में भारत को लेकर के उन्होंने यह लिखा, भारत भविष्य का बाजार है, भारत व्यापार हेतु एक बड़ा मार्केट है, भारत व्यापार हेतु एक बड़ा मार्केट है, भारत खनिज संसाधन से संपन्न राष्ट्र है, तो यूरोप वासियों को भारत के साथ व्यापार करना चाहिए। तो इसीलिए जो है उनका यात्रा अत्यधिक ख्याति प्रसिद्ध हुआ है, और उनके इस यात्रा वृत्तांत के कारण भी यूरोपीय लोग भारत आकर व्यापार करने हेतु प्रयास किया, और वे लोग भारत आकर के व्यापार किया भी, और सिर्फ व्यापार ही भारत में नहीं किया बल्कि भारत की सत्ता को भी अपने हाथ में ले लिया और भारत में शासन भी करने का काम किया। समझ गए? प्राचीन भारत की अपेक्षा मध्यकालीन भारत का इतिहास अधिक सरलता से जाना जा सकता है, जिसका मुख्य कारण है साहित्यिक स्रोतों की उपलब्धता। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के उतने अधिक साहित्य नहीं है, लेकिन मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के अनेकों साहित्य है। तो अनेकों साहित्य की उपलब्धता के कारण मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने में काफी आसानी होती है, काफी सरल होता है हमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानना। तो साहित्यिक स्रोतों की उपलब्धता। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यात्री और भारत की यात्रा। अल बरूनी ने भारत की यात्रा 12वीं सदी में किया? नहीं। अल बरूनी ने भारत की यात्रा 11वीं सदी में किया, 11वीं शताब्दी में। इब्न बतूता ने भारत की यात्रा 13वीं सदी में किया? नहीं, 14वीं शताब्दी में किया, 14वीं शताब्दी में किया, 14वीं शताब्दी में किया। फ्रांसवा बर्नियर ने भारत की यात्रा 11वीं शताब्दी में किया? नहीं। फ्रांसवा बर्नियर जो है औरंगजेब के समय आया था, शाहजहां औरंगजेब के समय आया था, और शाहजहां औरंगजेब 17वीं सदी के हैं, 17वीं सदी के हैं। तो फ्रांसवा बर्नियर जो है 17वीं सदी में भारत की यात्रा किया था, 17वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में भारत की यात्रा किया था। उपर्युक्त युग्मों में कौन सा या से युग्म सुमेलित नहीं है? मतलब कौन गलत है? मतलब कौन गलत है? सुमेलित नहीं है मतलब कौन गलत है? एक भी गलत है, दो भी गलत है और तीन भी गलत है, यानी आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और। क्वेश्चन के कॉस्ट में इस बात को लिख लीजिए। लिख लिए, थोड़ा पानी पी लेते हैं। आगे आ जाइएगा। अगला, अरबों द्वारा सिंध की विजय का इतिहास हमें किस ऐतिहासिक रचना से सर्वप्रथम मिलता है? चचनामा से मिलता है। किससे मिलता है? चचनामा, चचनामा, चचनामा से मिलता है, चचनामा। चलिए सुनिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा एरर है, ठीक है? जो थोड़ा एरर है उस एरर को आप सुधारिए, ठीक है? यहां पर जो नहीं है ना, इस नहीं को हटा दीजिए, नहीं को हटा दीजिए। जो नहीं है ना, नहीं को हटा दीजिए, आप नहीं को हटाइए। नहीं को हटाए, नहीं को हटा दिए ना। चलिए अब आइए, अब ये क्वेश्चन सही हुआ, नहीं तो पहले ही क्वेश्चन गलत था। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बारबोसा उत्तर भारत के समाज व व्यापार का वर्णन किया? नहीं, गलत है ये। क्या है? गलत है। देखिए आप याद कीजिए, बारबोसा पुर्तगाली यात्री था,
जो 1516 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। और विजयनगर साम्राज्य का शासन कर्नाटक में था, और कर्नाटक दक्षिण भारत में है। जब बारबोसा यात्रा दक्षिण भारत का किया तो विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में विवरण उत्तर भारत का थोड़े देगा, बल्कि दक्षिण भारत का न देगा। तो बारबोसा नामक पुर्तगाली यात्री ने उत्तर भारत के समाज व व्यापार का वर्णन नहीं दिया, बल्कि दक्षिण भारत के समाज और व्यापार का वर्णन दिया। मतलब ये क्या है? गलत है। आगे, टेवर्नियर, भारत की तुलना, टेवर्नियर जो है फ्रांस का था, फ्रांस का था। कहां का था? फ्रांस। भारत की तुलना ईरान तथा ओटोमन साम्राज्य से किया था। हां, किया था, सही है ये। मनुची इटली का था, कभी यूरोप वापस नहीं गया, भारत में ही बस गया। हां, ये एक चिकित्सक था। ये जब इटली से भारत आया ना, इसको भारत पसंद आ गया, ये भारत में ही बस गया, दोबारा ये वापस यूरोप नहीं लौटा। ये भी क्या है? सही है। अब बताइए, उपर्युक्त युग्मों में कौन सा या से युग्म सुमेलित है? दो और, यानी आंसर सी, आंसर सी। एक है होगा जी, एक कौन बोल रहे हैं? एक कैसे होगा जब यहां पर हम नहीं कटवा दिए हैं? अगर नहीं रहता तब इसका उत्तर ए हो सकता था, लेकिन जानते हैं ये सुधार ऐसा हम क्यों किए हैं? ऐसा हम इसलिए किए हैं, जब भी आप रिवीजन कीजिएगा ना, तो 1 नंबर वाला ज्यादा महत्वपूर्ण ना है, लेकिन 2 नंबर और 3 नंबर महत्वपूर्ण है। मतलब 1 नंबर वाला स्टेटमेंट आप नहीं भी याद रखिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 नंबर और 3 नंबर स्टेटमेंट याद नहीं रखिएगा तो भारी दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, समझिएगा, बहुत दिक्कत है। आपसे पूछा गया ये प्रश्न, इन दोनों में से ही प्रश्न पूछा गया है, सीपीओ में पूछा गया, एसएससी सीपीओ में पूछा गया ये प्रश्न है, और भी कई सारे। फिर उत्तर प्रदेश में एक वीडियो का एग्जाम होता है, वीडियो, उत्तर प्रदेश में एक वीडियो का एग्जाम होता है। उत्तर प्रदेश के वीडियो परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछा गया है, कौन ऐसा यूरोपीय यात्री था जो भारत आने के बाद दोबारा जो है यूरोप वापस नहीं लौटा? तो आंसर हो जाता मनुची। क्या हो जाता उत्तर? मनुची। तो ये पूछा गया है, समझ गए? तो अगर नहीं भी सुधार करवाते फिर भी इसका आंसर एगो आ ही जाता, लेकिन जो है हमने सोचा कि जब भी आप रिवीजन करें तो ये 2 बात का आप रिवीजन करें, ऊपर वाला बात का आप नहीं भी रिवीजन करेंगे तो कहीं कोई दिक्कत। हम क्या बोले हैं आप समझे? हाँ। आगे, किस विदेशी यात्री को प्रकृति प्रेमी माना जाता है जिसने अपनी रचनाओं में भी पशु पक्षियों वनस्पति आदि का सुंदर वर्णन किया है? इब्न बतूता किया है। कौन किया है? इब्न बतूता, इब्न बतूता। मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बादशाह नामा शाहजहां के काल में लिखी गई थी। हाँ, बादशाह नामा शाहजहां के काल में लिखी गई थी, जिससे हमें शाहजहां के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। अब्दुल हामिद लाहौरी। विलियम जॉन्स द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया? नहीं, गलत है। विलियम जॉन्स द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद नहीं किया गया, बल्कि हेनरी बेबरीज, हेनरी बेबरीज, हेनरी बेबरीज के द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। यह गलत है। नीचे से एक लाइन लिखिएगा, कॉपी में, कॉपी में लिखिएगा, हेनरी बेबरीज नहीं लिखाए हैं ये बात, वो बाबरनामा का लिखवाए, हमको भी याद है, बाबरनामा का लिखवाए, अकबरनामा का नहीं लिखवाए। लिखिए, और ये जरूरी है, जरूरी है, ठीक है, लिखिएगा। हेनरी बेबरीज के द्वारा, हेनरी बेबरीज के द्वारा
अकबरनामा का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया। अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया। अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया। अनुवाद किया गया। हाँ, हो गया। चलिए, कौन सा सही है? केवल एक, केवल एक। और देखिए एक बात और जानिए, विलियम जॉन्स की अगर आप बात करेंगे तो जो विलियम जॉन्स है उन्होंने मनुस्मृति का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। उन्होंने कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। नीचे से ये पॉइंट भी लिख लीजिए। तो विलियम जॉन्स ने मनुस्मृति का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटू लॉज नाम से किया। 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 ए कोड ऑफ जेंटू लॉज नाम से किया तथा कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का भी अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। चलिए अब आगे आ जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, किसकी आत्मकथा के बारे में इतिहासकार लेनपुल ने लिखा है कि उसकी आत्मकथा उन बहुमूल्य लेखों में से एक है जो समस्त युगों में बहुमूल्य रही है? बाबर की आत्मकथा को लेकर यह कहा गया है लेनपुल के द्वारा। बाबर। निम्नलिखित में से वह कौन सी पहली रचना है जिसमें आज के अर्थ में इतिहास के बहुत से लक्षणों का बोध होता है? राजतरंगिणी। कलहन इसके रचयिता है। किताबुल हिंद में अलबरूनी ने किसकी चर्चा की है? कानून व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, खगोल विज्ञान, धर्म एवं दर्शन, चिकित्सा विज्ञान। सब 1 2 3 4 5 सब। आदिलाबाद के किले का निर्माण किसने करवाया था? आदिलाबाद के किले का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगे, जमेयत खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। मोठ का मस्जिद सिकंदर लोदी ने। अतारकीन का दरवाजा इल्तुतमिश ने। फिरोज शाह कोटला दुर्ग मोहम्मद बिन तुगलक न फिरोज शाह तुगलक। इसमें थोड़ा सुधार कीजिए, मोहम्मद बिन के जगह फिरोज शाह लिखिए, सुधार कीजिए। जब क्लास में आप पढ़ रहे हैं, पैसा दे के पढ़ रहे हैं, तो आप गलत नहीं याद रखिएगा। अब नोट बाहरों में है, बिना पैसा देले लोग पढ़ता है, तो गलते याद रखे। हमको उससे खाक मतलब है, कोई मतलब नहीं। जो पैसा दिया हमको सिर्फ उसी से मतलब है, समझ गए? तो आप लोग गलत काहे याद रखिएगा, आप लोग सही याद रखिए, ठीक है? हाँ, सुधार लीजिए। आप लोग सुधारा हुआ चीज सब याद रखिए। सुधार लिए? चलिए
तो आंसर बताइए। 4 1 3 2, 4 1 3 2, आंसर बी होगा ना जी। 1 सेकंड में याद कर लीजिए। जमेयत खाना मस्जिद कौन बनवा? जमेयत खाना मस्जिद, मोट का मस्जिद, अतारकीन का दरवाजा, अतारकीन का दरवाजा, अतारकीन का दरवाजा, फिरोज शाह कोटला दुर्ग, फिरोज शाह कोटला दुर्ग। आगे, दिल्ली स्थित सुल्तानगढ़ी अथवा नासरुद्दीन के मकबरे का निर्माण करता कौन था? इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। लाल महल कौन बनवाए? बलबन ना। अलाई दरवाजा, अलाउद्दीन। तुगलकाबाद का किला, गयासुद्दीन। फिरोज शाह कोटला दुर्ग, फिरोज शाह। 4 3 2 1 होगा ना? 4 3 2 1। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कहां है? दिल्ली में ना। अच्छा, क्या बनवाया था हो? कल तो बताए, मोहम्मद बिन तुगलक बनवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक। महाभारत का बांग्ला भाषा में प्रथम अनुवाद किसने किया था? काशीराम दास। कौन किया था? काशीराम दास। महाभारत का बांग्ला भाषा में प्रथम अनुवाद किसने किया? महाभारत का बांग्ला भाषा में प्रथम अनुवाद काशीराम। आगे आइए। रिसाले उसज बाबर, सुनिए ना, बाबर जो है खतों का संकलन करता था। देखिए, बाबर जो है ना अपने आस पड़ोस के राजाओं के साथ पत्रों का आदान प्रदान करता था, खतों का आदान प्रदान करता था। बाबर के पास जो खत आता था उसका वो संकलन करता था। बाबर जो खतों का संकलन करता था, मतलब इकट्ठा करता था, उसी को रिसाल ए उसज कहा गया। तो रिसाल ए उसज, बाबर के द्वारा जो खतों का संकलन किया गया उसी को रिसाल ए उसज कहा गया है। तो बाबर। वाकियात मुस्ताकी, इसकी रचना रिजकुल्लाह मुस्ताकी, रिजकुल्लाह मुस्ताक। इसका भी आंसर में गलत है। इस चैप्टर में 4 से 5 क्वेश्चन का आंसर गलत है जो मार्केट में है। समझ, जो मार्केट में है आंसर के साथ उसमें 4 से 5 गो आंसर गलत है। हम अभी खत्म करके बता देंगे कौन कौन आंसर गलत है। इसका भी एगो आंसर गलत है, ठीक है। तोहफा ए अकबर शाही, इसके रचयिता है अब्बास खां शेरवानी। तारीख ए अल्फी, मुल्ला दाऊ। तारीख ए अल्फी। 4 2 3 1, 4 2, आंसर बी। इसका आंसर में ए दिया हुआ है जबकि होगा बी। हाँ, उसमें तो हम जाने बुझ करके आंसर नहीं दिए हैं, ठीक है। आंसर ऐसे इसका बना हुआ है लेकिन आंसर हम जान बुझ करके नहीं दिए। आंसर हम काहे देंगे, ठीक है, नहीं देंगे। आंसर देंगे में भी आप गलते याद रख लीजिएगा तब। इसलिए देखिए, टारगेट बैच में दे दिए हैं आंसर। टारगेट बैच में इसलिए दिए हैं आंसर क्योंकि टारगेट बैच में क्वेश्चन आंसर करवाते हैं ही नहीं, लेकिन फाउंडेशन में तो क्वेश्चन आंसर करवाते हैं। तो आंसर देने का क्या मतलब? कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। मुस्लिम कानून की पुस्तक मुबैयान की पदशैली में रचना किसने किया? बाबर ने। यानी मुबैयान एक पदशैली है, लिखने की एक कला है, उसकी रचना जो है बाबर ने किया। किसने किया है? बाबर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दे कूट से सही उत्तर चुनिए। अमल ए सालेह, मोहम्मद सालेह। चहार चमन, चंद्रभान। वाकियात ए आलमगिरी, आकिल खां। मजमुल बहरीन, दारा सिको। 2 4 3 1, 2 4 3 1, आंसर सी। 1 सेकंड में याद कीजिए। तो ये सब साहित्य है, ये सब साहित्यकार है। 1 सेकंड में याद कीजिए। अमल ए सालेह के रचित, अमल ए सालेह, चहार चमन, चहार चमन। वाकियात आलमगिरी, वाकियात आलमगिरी। मजमुल बहरीन, मजमुल बहरीन। मजमुल बहरीन का अर्थ होता है, अरे सुनिए ना, मजमुल बहरीन का अर्थ होता है 2 समुद्रों का मिलन।
यहाँ दो समुद्र शब्द का प्रयोग एक हिंदू के संदर्भ में और एक मुस्लिम के संदर्भ में किया जा रहा है। दारा शिकोह अपने समय के प्रमुख विद्वानों में से एक विद्वान हुआ करते थे। 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद दारा शिकोह ने किया था। उनके द्वारा कई सारे साहित्यों की रचना की गई थी, लेकिन उनके साहित्यों में जो उनकी मूल रचना थी वह मजमुल बहरीन थी। चूफांची नामक पुस्तक की रचना है चाओजू कुआ। चाओजू कुआ। निकितिन किस साम्राज्य की यात्रा पर आया? बहमनी ना, निकितिन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर ना। हाँ, आगे सीजर फ्रेडरिक किस देश के यात्री थे? ये पुर्तगाली यात्री थे। कहां के यात्री थे? सुनिए, यहां से जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब आप मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ते हैं तो सिलेबस जो हम आपको लिखाए हैं उसमें हम आपको एक विजयनगर साम्राज्य के विषय में पढ़ाएंगे। और जब हम आपको विजयनगर साम्राज्य के विषय में पढ़ाएंगे तो वहां पर हम आपको ये बात बताएंगे कि विजयनगर साम्राज्य का पतन 1565 ईस्वी में हुए तालीकोटा के युद्ध से हुआ है। और जब 1565 ईस्वी में हुए तालीकोटा के युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया, तो विजयनगर साम्राज्य के पतन होने के बाद विजयनगर की यात्रा करने वाला पुर्तगाली यात्री कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर होता है सीजर फ्रेडरिक। देखिए, गौर से इस बात को आप सुनिएगा, समझिएगा थोड़ा सा। देखिए, डोमिंग पायस, बारबोसा, नुनीज, सीजर फ्रेडरिक। डोमिंग पायस, बारबोसा, नुनीज, सीजर फ्रेडरिक, ये सब पुर्तगाली यात्री था। और ये सब विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था। सब पुर्तगाली यात्री था और सब विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था। इसमें डोमिंग पायस, बारबोसा, नुनीज, ये सभी 1565 में तालीकोटा के युद्ध से पहले विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया। वही सीजर फ्रेडरिक जब आपको 1565 में तालीकोटा के युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया, तो विजयनगर साम्राज्य के पतन होने के बाद विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने वाला पुर्तगाली यात्री है सीजर फ्रेडरिक। सीजर, याद रखिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है। अब ध्यान में न है कौन परीक्षा पूछा है, लेकिन ये पूछा गया क्वेश्चन है। नीचे से एक पॉइंट लिखिएगा। विजयनगर साम्राज्य के पतन होने के बाद विजयनगर साम्राज्य के पतन होने के बाद विजयनगर साम्राज्य के पतन होने के बाद विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने वाला पुर्तगाली यात्री विजयनगर साम्राज्य के पतन होने के बाद विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने वाला पुर्तगाली यात्री सीजर फ्रेडरिक था। 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 लिख लिए? अब आगे आइए। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी कौन था? रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच, ये अकबर के समय भारत आया था। अकबर के समय। पीटर मुंडी कहां का यात्री था? इटली। इटली का। कहां का? इटली। इटली का यात्री था। जहांगीर की प्रेयसी यानी प्रेमिका, अनारकली की दंत कथा यानी अनारकली की कहानी का उल्लेख करने वाला एकमात्र विदेशी यात्री कौन है? विलियम फिंच। विलियम फिंच। देखिए,
जहांगीर के पिता अकबर थे ना जी, अकबर थे। अकबर के काल में जब अकबर बादशाह थे तो अकबर का बेटा जो जहांगीर था, जहांगीर को अनारकली से प्रेम हुआ था। और अनारकली एक बेसिया थी, समझ गया, अनारकली एक बेसिया थी, उससे जो है जहांगीर को प्रेम हो गया था। लेकिन अकबर चाहता था कि नहीं, बेसिया उनके घर की बहू ना बने, तो इसलिए दोनों को दूर करने का काम अकबर ने किया। अनारकली को अपने साम्राज्य से बाहर करवा दिया, अपने साम्राज्य से बाहर करवा दिया। और अकबर ने अपने समकालीन सभी इतिहासकारों को सख्त हिदायत दे दिया था, अनारकली की चर्चा कोई अपने ऐतिहासिक ग्रंथ में नहीं करेगा। लेकिन इसके बावजूद एक इतिहासकार हुए विलियम फिंच नामक इतिहासकार ने जहांगीर की प्रेमिका अनारकली की कहानी का विवरण अपने ऐतिहासिक ग्रंथों में करने का काम किया है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। और जो प्रश्न एक बार पूछ देता है उसके पूछने की संभावना आगे काफी ज्यादा होता है। यानी आंसर हो जाएगा आपको विलियम फिंच। आय तोरी के ई का हो गया, अरे बोर्ड अथी हो गया जी। ऑनलाइन वाले लोग रुकिए, चिंता नहीं करना है, बोर्ड फिर से ऑन होगा, क्वेश्चन फिर से आएगा, बताएंगे। आज ही चैप्टर खत्म करना है। फ्लैक्चुएट किया बिजली ना है, लगाइए क्वेश्चन और जल्दी। आप कॉपी में पूरा लिखिए लिए ना, बहुते टाइम लगा होगा हो। कितना टाइम लगा? 1 घंटा। 1 घंटा में लिख लिए, तब तो कम में समय लगा। है वो साइकिल वाला खोज के लाइएगा हो, ना आएगा? आएगा। आपका दोस्त है, साथ में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 पे ले जाइए। क्वेश्चन नंबर 55 ना जी, आगे बढ़ाइए। 55 हो गया, 56 पे। चलिए आ जाइए, आगे आ जाइएगा। ट्रेवल्स इन इंडिया किसकी रचना है? टेवरनियर की रचना है, बर्नियर ने, टेवरनियर की रचना है। आगे, 17वीं सदी का दर्पण भारत के किस ग्रंथ को कहा जाता है? एस्टोरियो दो मोगोर। आगरे के मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ही होगा। पंजाब के हिसार जिला में स्थित फतेहाबाद मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? हुमायूं करवाया था, हुमायूं। कन्नौज को बर्बाद करके शेरसूर नगर स्थापित किसने किया था? शेरशाह ने। किसने किया था? शेरशाह ने। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। अकबर जानते हैं, गुजरात का अभियान किया 1572-73 में, और गुजरात को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया।
और जब अकबर गुजरात को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया, उसी खुशी में अकबर ने जो है बुलंद दरवाजा का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया। और अकबर फतेहपुर सीकरी नामक शहर को भी बसाया था। अकबर के सपनों का शहर हुआ करता था फतेहपुर सीकरी। काफ़ी सलीके से फतेहपुर सीकरी नामक शहर को अकबर बसाया था और अकबर फतेहपुर सीकरी में ही रहना पसंद करता था। और अकबर अपने जीवन का अधिकतर समय फतेहपुर सीकरी में ही गुजारा है, विशेष तौर पर जब बादशाह बना। बादशाह बनने के बाद आगरा के नगीना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। दिल्ली में लाल किला के अंदर मोती मस्जिद किसने बनवाया? लाल किला के अंतर्गत अंदर मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया। औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने बनवाया। महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किसने करवाया? बदायूनी, नकीब खां, अब्दुल कादिर सब, इनमें सभी। अथर्ववेद का फारसी भाषा में अनुवाद किसने करवाया? हाजी इब्राहिम सरहिंदी। हाजी इब्राहिम सरहिंदी। गणित की पुस्तक लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? फैजी ने। फैजी ने किया। फैजी ने। गणित की पुस्तक लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? फैजी ने। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी। कौन था? अल-बरूनी। किताबुल हिंद का हिंदी भाषा में अनुवाद किसने किया? रजनीकांत शर्मा। रजनीकांत शर्मा। भारतीयों में यह दृढ़ विश्वास है कि उनके जैसा कोई देश नहीं, उनके जैसा कोई राजा नहीं, उनके जैसा कोई ज्ञान विज्ञान नहीं। किसने कहा है? भारतीयों को लेकर यह स्टेटमेंट अल-बरूनी के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? अल-बरूनी। अल-बरूनी। भारतीयों में क्रमबद्ध इतिहास लिखने की परंपरा को विकसित करने का श्रेय प्राप्त है तुर्क और मुगल को। ए और बी दोनों। अल-बरूनी ने कितने प्रकार के चंडालों का उल्लेख किया है? 8। इस्लामी दुनिया का सबसे बुद्धिमान मूर्ख किस बादशाह को माना जाता है? बुद्धिमान मूर्ख। देखिए, जानते हैं पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे विद्वान था मोहम्मद बिन तुगलक और सबसे ज्यादा मूर्ख भी मोहम्मद बिन तुगलक ये था। तो विद्वान मूर्ख कहा जाता है या बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता मोहम्मद बिन तुगलक। इसके समय जानते हैं, इससे आम जनता खुश नहीं था। आम जनता खुश नहीं था क्योंकि आम जनता को बड़ी परेशान करता था, बहुत परेशान करता था आम जनता को ये। प्रथम मुस्लिम कवि कौन था जिसने हिंदी शब्दों को खुलकर प्रयोग किया? हिंदू शब्दों का खुलकर प्रयोग किया? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। राजकीय मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसान की अश्रुपूरित आंखों से गिरी हुई रक्त की घनीभूत बूंद है। किसने कहा है? अमीर खुसरो ने कहा है। अमीर खुसरो ने। कौन अमीर खुसरो की रचना नहीं है? तूतीनामा। तूतीनामा। तूतीनामा जिया नक्शबी की रचना है। जिया नक्शबी की रचना है। जिया नक्शबी की रचना है। ठीक है। जियाउद्दीन बर्नी ने किस सुल्तान के विषय में यह कहा कि उसके शासनकाल में प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में। मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में। मिनहाज ने किस सुल्तान के विषय में यह कहा कि कोई भी राजा इतना दयालु सहानुभूति रखने वाला, विद्वानों तथा वृद्धों के प्रति श्रद्धा रखने वाला नहीं कभी साम्राज्य पर आसीन नहीं हुआ था। ये बात मिनहाज उस सिराज ने इल्तुतमिश के विषय में कहा था। शाहनामा के रचयिता फिरदौसी। शाहनामा के रचयिता फिरदौसी। क्लियर हो गया? चलिए, इस प्रकार चैप्टर नंबर 2 खत्म। अब चैप्टर नंबर 3 क्या है बताइए तो? हेडिंग मारिए, अरबी मुसलमानों का आक्रमण। ओए, हेडिंग मार लिए? अब सुनिए 1 मिनट। सुन रहे हैं? ये जो कुत्ता बिलाई जैसे आवाज निकालते नहीं, सब मत निकालिए। ऐसा नहीं कि आप निकाले हैं तो हमको सुनाई नहीं दिया, हमको सुनाई दे दिया। मेरा आंख और कान अभी तो बहुत तेज है।
समझे? बाद में क्या होगा कौन देखा है। चलिए अब सुनिए, आज के बाद तो हम मिलेंगे मंगलवार को, तो बीच में देखिए एक रविवार भी है, छुट्टी का दिन भी है, सोमवार को हम आपसे नहीं मिलेंगे। आपका होमवर्क है, और ऊपर में जो बच्चा बैठते हैं वो भी कान खोल करके सुन ले, क्योंकि हो सकता है ऊपर भी हम जा सकते हैं पूछने के लिए। तो इस बैच के सभी छात्र छात्राओं, भाइयों बहनों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के पैर पड़ के, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों आपके होंठ पर होना चाहिए। क्वेश्चन पूछे फटाक से जवाब दे दिए, समझे? पूछेंगे मंगलवार को जब आएंगे ना तो पूछेंगे, समझे? कर लीजिएगा ना? सबको अपने अपने भगवान का कसम है, याद कर लेना है। क्या कर लेना है? याद कर लेना। अब टाइम नहीं है, जिस वजह से प्राचीन का क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, प्राचीनों का क्वेश्चन ही करवाना था, छोड़ दीजिए, अगले क्लास में देखेंगे। तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे और अगले क्लास में क्वेश्चन देखेंगे। और सब बढ़िया कर लीजिएगा ना? हमको निकलने दीजिए तब निकलिएगा। धन्यवाद सभी लोगों का। हमको निकलने दीजिए, ऊपर नीचे सब जगह के लोगों का, हमको निकलने दीजिए तब निकलिएगा।